तो आज की चर्चा का विषय है बंगाल का नील विद्रोह, जो 1859 से 1860 के बीच हुआ था। हमारे पास जो स्रोत है वो है द इंडिगो रिवोल्ट, बंगाल्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एग्रेरियन रेजिस्टेंस से लिए गए कुछ अंश। और ये सिर्फ इतिहास का मतलब कोई आम पन्ना नहीं है, ये कॉलोनियल इंडिया के सबसे बड़े और शायद सबसे नैतिक रूप से प्रेरित किसान आंदोलनों में से एक था। हाँ, और ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था। इसने आने वाले, आप कह सकती हैं, 70 सालों के लिए भारत में विरोध का तरीका ही बदल दिया। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया कि कैसे एक शक्तिशाली व्यवस्था को भी चुनौती दी जा सकती है। तो चलिए फिर इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्रोत के अनुसार बंगाल में नील की खेती 1777 में लुई बोनो नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने शुरू की। लेकिन ये इतनी बड़ी और इतनी समस्या वाली बात क्यों बन गई? इसका मतलब सीधा सा कारण था यूरोप। औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था और उन्हें अपने कपड़ों को रंगने के लिए नीले रंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, नीला सोना, वाह। हाँ, आलम ये था कि 1830 आते आते बंगाल के नादिया, बर्दवान, पाबना जैसे इलाकों में 1000 से ज्यादा नील के कारखाने लग चुके थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ताकतवर उद्योग बन चुका था। सुनने में तो नीला सोना एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस लगता है। तो फिर किसान इतने नाराज क्यों थे? स्रोत बताता है कि शोषण की शुरुआत ही जमीन से होती थी। उन्हें अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाना पड़ता था। बिल्कुल। सोचकर देखिए, जिस जमीन पर किसान चावल जैसी फसलें उगाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता था, उस पर उसे एक ऐसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वो खा भी नहीं सकता। सही बात है। लेकिन जमीन तो सिर्फ शुरुआत थी। असली जाल था दादोन प्रथा। हाँ, ये दादोन सिस्टम, मतलब अग्रिम ऋण। स्रोत में इसका जिक्र है। ये कैसे काम करता था? तो बागान मालिक किसानों को फसल उगाने के लिए एक छोटी सी रकम एडवांस में देते थे, जिसे दादोन कहते थे। सुनने में तो ये मदद लगती थी, लेकिन असल में ये एक जाल था। इसकी ब्याज दरें इतनी ज्यादा होती थीं और शर्तें इतनी पेचीदा थीं कि किसान उसे कभी चुका ही नहीं पाता था। अच्छा। एक बार कर्ज ले लिया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्ज के जाल में फंस जाता था। मतलब ये एक तरह की कानूनी गुलामी थी। मतलब एक बार कर्ज लिया तो हमेशा के लिए आप बंद गए। और फसल का दाम, मैंने पढ़ा कि उन्हें बाजार भाव का सिर्फ 2.5% मिलता था। ये सच है? मतलब इस पर तो यकीन करना मुश्किल है। ये बिल्कुल सच है, और यही तो इस विद्रोह के दिल में था। आप सोचिए, 100 रुपए की फसल के लिए किसान को सिर्फ 2.5 रुपए मिल रहे हैं। कुछ भी नहीं है ये तो असल में ये पूरा का पूरा नीला सूना उद्योग एक ऐसी नींव पर खड़ा था जहां 97.5% मुनाफा सीधे सीधे किसानों की जेब से निकलकर बागान मालिकों की तिजोरी में जा रहा था। ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं था, ये तो एक संगठित लूट थी। और इस लूट को कानूनी ताकत भी मिली हुई थी। स्रोत में 1833 के एक अधिनियम का जिक्र है। इसने बागान मालिकों को इतनी खुली छूट कैसे दे दी? वो जो 1833 का अधिनियम था, वो असल में चार्टर एक्ट था। उसने यूरोपियों को भारत में जमीन खरीदने और बसने की एक तरह से खुली छूट दे दी। अच्छा, तो उससे पहले ये नहीं था? नहीं, इसके पहले कंपनी का एक तरह का एकाधिकार था। इस बदलाव ने बागान मालिकों को एक तरह से स्थानीय राजा बना दिया, जिन्हें कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ था। अगर कोई किसान अनुबंध तोड़ता तो उस पर आपराधिक मुकदमा चलता था। और बागान मालिकों पर? कुछ नहीं। बागान मालिक किसानों पर कोई भी अत्याचार करे, उसके लिए कोई सजा नहीं थी। सरकार, पुलिस, अदालतें, जमींदार, सब के सब बागान मालिकों के साथ खड़े थे। किसान हर तरफ से फंस चुका था। तो ये एक ऐसा प्रेशर कुकर था जो बस फटने ही वाला था। आखिर ये टूटने के कगार पर पहुंच चुकी व्यवस्था टूटी कैसे? वो पहली चिंगारी कहां से उठी? स्रोत हमें मार्च 1859 में नाडिया जिले के चौगाछा गांव ले जाता है। यहाँ दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास नाम के 2 भाई थे। उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया। खुद पहले बागान मालिकों के लिए काम कर चुके थे, इसलिए वो इस सिस्टम की मतलब नस नस से वाकिफ थे। उन्होंने एक सीधी सी बात कही, हम अब नील नहीं उगाएंगे। और यही कुछ वाकई दिलचस्प होता है। उनका विरोध का तरीका नया था। ये कोई अचानक भड़का हुआ हिंसक दंगा नहीं था, जैसा कि पहले के कई किसान विद्रोह में देखा गया था। ये एक सामूहिक हड़ताल थी, एक संगठित और शांतिपूर्ण इनकार।
ये उस समय के लिए एक बहुत ही आधुनिक तरीका था। बेहद आधुनिक। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। दिगंबर और विष्णु ने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया, उन्हें शपथ दिलाई कि वे नील नहीं बोएंगे। अच्छा। और अगर बागान मालिकों के लठैत यानी उनके भाड़े के गुंडे हमला करते हैं तो सब मिलकर उनका सामना करेंगे। ये एकजुटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ये काम कर गया। स्रोत बताता है कि ये आंदोलन जंगल की आग की तरह बहुत तेजी से मुर्शिदाबाद, बर्दवान, पाबना और खुलना जैसे दूसरे जिलों में भी फैल गया। लेकिन ये पूरी तरह से अहिंसक नहीं रहा। जैसे जैसे उत्पादकों ने दबाव बढ़ाया और अपने लठेतों को भेजा, किसानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जाहिर है। कुछ जगहों पर भयंकर लड़ाइयां हुई, नील के कारखाने जला दिए गए और बागान मालिकों को भागना पड़ा। लेकिन आंदोलन का जो मूल चरित्र था वो सामूहिक इनकार और सामाजिक बहिष्कार का ही था, जो कि एक बहुत बड़ी नई बात थी। तो ये लड़ाई सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही। यहीं पर बंगाल के पढ़े लिखे मध्य वर्ग, मतलब जो बुद्धिजीवी थे, उनकी एंट्री होती है। हरिश्चंद्र मुखर्जी और उनके अखबार द हिंदू पेट्रियट की भूमिका बहुत अहम बताई जाती है। उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार को किसानों का हथियार बना दिया। वो लगातार किसानों की दुर्दशा पर रिपोर्ट छापते थे, संपादकीय लिखते थे। और सबसे खास बात ये थी कि वो अंग्रेजी में लिखते थे। इसका मतलब ये था कि उनकी आवाज सिर्फ बंगाल तक नहीं, बल्कि कलकत्ता में बैठे बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों और यहाँ तक कि लंदन में बैठी संसद तक पहुंच रही थी। अच्छा। वो उपनिवेशवादियों की भाषा में ही उनके जुल्मों का पर्दाफाश कर रहे थे। मतलब उन्होंने इस स्थानीय लड़ाई को एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसने सिर्फ खबर नहीं दी, बल्कि लोगों की रूह को झकझोर कर रख दिया। वो था दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण, जो 1860 में आया। नील दर्पण तो एक धमाका था। आप सोचिए, ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार बन गया था। बिल्कुल। इसने नील व्यवस्था के अत्याचारों को, किसानों के दर्द को और उत्पादकों की क्रूरता को कहानी के रूप में लोगों के सामने रख दिया। जो लोग शहरों में रहते थे और जिन्हें गांवों की इस हकीकत का अंदाजा नहीं था, उन्होंने जब ये नाटक देखा या पढ़ा तो वे हिल गए। इसने पूरे बंगाल में बागान मालिकों के खिलाफ एक जनमत तैयार कर दिया। और अंग्रेज सरकार की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि यह कितना असरदार था। उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पादरी जेम्स लॉन्ग को जेल भी जाना पड़ा। हाँ, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। सोचिए, एक अंग्रेज पादरी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग को अंग्रेज सरकार ने ही जेल में डाल दिया। कमाल है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बंगाली नाटक का अनुवाद किया था जो अंग्रेज बागान मालिकों की सच्चाई दिखाता था। इस घटना ने तो अंग्रेजों के न्याय और अभिव्यक्ति की आजादी के दावों की पोल खोल दी। सही बात है। नील दर्पण ने इस विद्रोह को एक नैतिक लड़ाई बना दिया। तो एक तरफ खेतों में किसान हड़ताल कर रहे थे, दूसरी तरफ नील दर्पण जैसा नाटक आग लगा रहा था, और हिंदू पेट्रियट जैसे अखबार पढ़ी लिखे समाज को जगा रहे थे। ऐसे में अंग्रेज सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया होगा, है ना? बिल्कुल, और वो भी तब जब खेतों में विद्रोह पहले से ही फैला हुआ था। सरकार पर दबाव चारों तरफ से बन रहा था। वो इसे सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, उन्हें झुकना पड़ा। इसी दबाव में सरकार ने 1860 में इंडिगो कमीशन यानी नील आयोग का गठन किया, और यहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी EGWL टावर का वो प्रसिद्ध बयान आता है, जिसे स्रोत में भी दिया गया है। इंग्लैंड तक पहुंचने वाली नील की हर पेटी मानव रक्त से सनी होती है। ये बयान अपने आप में कितना कुछ कह जाता है। ये एक तरह का कबूलनामा था। जब सिस्टम के अंदर बैठा एक अधिकारी ही ये बात कह रहा हो, तो आप समझ सकती हैं कि हकीकत कितनी भयानक रही होगी। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि किसानों के सारे आरोप सही थे। उन्होंने माना कि दादोन प्रथा शोषणकारी थी और किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। तो इस आयोग की सिफारिशों का नतीजा क्या निकला? क्या इससे जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव आया? बिल्कुल। आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंडिगो एक्ट 1862 पारित किया गया। इस कानून ने साफ कर दिया कि किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये बहुत बड़ी जीत थी। इसने अनिवार्य रूप से उस दादून प्रथा को खत्म कर दिया जो दशकों से किसानों का खून चूस रही थी। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। बंगाल में नील का कारोबार रातों रात ढह गया। और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या रहा?
स्रोत में कुछ इतिहासकारों के हवाले दिए गए हैं। जोगेश चंद्र बागल ने इसे अहिंसक क्रांति कहा है, तो आरसी मजूमदार ने इसे गांधी के सत्याग्रह का अग्रदूत माना है। और ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। ये एक अहिंसक क्रांति थी क्योंकि इसने बिना किसी बड़े खून खराबे के एक पूरी शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंका। और ये गांधी के सत्याग्रह का अग्रदूत इसलिए था क्योंकि इसने वो तरीका दिखाया, संगठित अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा, जिसे गांधी जी ने बाद में राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। चंपारण में? बिल्कुल। जब गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे, जो उनका भारत में पहला बड़ा आंदोलन था, तो वो भी नील किसानों के हक की लड़ाई ही थी। उन्होंने उसी प्लेबुक का इस्तेमाल किया जो बंगाल के किसानों ने लगभग 60 साल पहले लिखी थी। तो कुल मिलाके हमने देखा कि कैसे यूरोप की मांग के कारण एक मुनाफे वाली फसल बंगाल के किसानों के लिए शोषण का प्रतीक बन गई। कैसे उन किसानों ने हताश होने के बजाय एक संगठित और ज्यादातर अहिंसक प्रतिरोध किया, और कैसे उन्हें एक ऐसी जीत मिली जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगियां बदलीं, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावी दिशा को भी प्रभावित किया। इस विद्रोह से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि कैसे संगठित नागरिक प्रतिरोध, जब उसे बुद्धिजीवियों और मीडिया का साथ मिलता है, तो वो एक शक्तिशाली औपनिवेशिक व्यवस्था को भी चुनौती दे सकता है और उसे बदलने पर मजबूर कर सकता है। सही बात है। ये सिर्फ आर्थिक अधिकारों की लड़ाई नहीं थी, ये मानवीय गरिमा की लड़ाई थी। किसानों ने ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ शोषित होने वाली भीड़ नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले जागरूक नागरिक हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक इतिहासकार का मूल्यांकन है कि यह संघर्ष मुख्य रूप से नील उत्पादकों के खिलाफ था, सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं। ये एक अहम सवाल उठाता है, एक अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध कब उस सरकार के खिलाफ विरोध बन जाता है जो उस व्यवस्था को सक्षम बनाती है और उसकी रक्षा करती है। ये रेखा कहाँ खींची जाती है?